हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। पाकिस्तान हमेशा से एक नाजुक दौर से गुज़र रहा है और शायद न जाने कब तक गुज़रता रहेगा। इतने मसाइल के बावजूद हमारी कौम किसी न किसी चीज़ में नंबर 1 है और वो है मिज़ाह और तंज़ो मिज़ाह। वो आपको सोशल मीडिया पर भी नज़र आता है और टेलीविज़न पर भी नज़र आता है और उसकी एक तारीख़ भी रही है। मगर ज़ाहिर है हम में से कुछ लोग हैं जो उस मिज़ाह को नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाते हैं। ऐसे ही हमारे साथ एक टैलेंटेड रैपर, स्टैंड अप कॉमेडियन, वॉइस ओवर आर्टिस्ट अली गुल पीर मौजूद हैं। थैंक यू। और जिनका गाना 2012 में जब आया वडेरे का बेटा, तो सब चौंक गए कि ये कौन लड़का है और ये क्या चाह रहा है, क्योंकि माशरे के ऊपर तंज करना अगर वो सही ना बैठे तो जाहिर है कोई इम्प्रेस नहीं होता, मगर वो ऐसा ज़बरदस्त बैठा। उसके बाद उन्होंने कैसा दिया आमिर लियाकत वाला कल डायलॉग, उसके ऊपर भी बात की। मोदी तेरी बात 2016 में उन्होंने रिलीज़ किया और अब जो लेटेस्ट उनका 2020 में आया है वो कर लो जो करना है। तो जाहिर है माशरे की फ्रस्ट्रेशन भी है और माशरे की अक्कासी भी है। तो अली गुल पीर साहब, पहले ये बताइए कि आप हैं कौन? मैं वो एक मासूम सिटीज़न हूँ एक कंट्री का, जो आपने इर्द गिर्द बहुत सारे मसले देखता है और वो गुस्सा होता है और फिर गुस्सा वो एक गाने में निकालता है या एक वीडियो में निकालता है। क्योंकि मैं इतनी ताकत नहीं है या इतनी मेरी गट्स नहीं है कि मैं जाके गाड़ियाँ तोड़ूँ और टायर जलाऊँ। अच्छा अली, अब माज़रत के साथ क्योंकि मुझे पता है कि आपके जो 99% इंटरव्यूज़ हुए हैं वो एक ही जगह से शुरू होते हैं और हमने भी अपना इंट्रो वहाँ से ही शुरू किया था और वो है वडेरे का बेटा। मैं जो आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जब आपकी पहली आउटिंग एक हिट हो जाए और सुपर हिट हो जाए, जैसे वडेरे का बेटा एक सुपर हिट हुआ था, तो आपके ऊपर इंटरनली कितना बोझ होता है कि यार मैं जो नेक्स्ट चीज़ लाऊंगा वो भी उसी मार्क को हिट करे, कहीं ये ना हो कि मैं वन हिट वंडर की कैटेगरी में मुझे डाल दिया जाए। बिल्कुल, और मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा तो आप अपने ख़ुद को डालते हैं। हाँ, इस चैलेंज में कि यार ये इतना बड़ा वायरल हो गया है गाना, तो अब सेकंड गाना होना चाहिए। तो सेकंड गाना मेरा था ताड़ू माड़ू। फिर मैंने VIP बनाया था करप्ट पॉलिटिशियंस पे, और ये वो गाने जो अभी तक लोग सुनते हैं, व्यूज़ हैं उनके, पर ऑब्वियसली उतने नहीं थे। तो फिर मैं इन 2 गानों के बाद मैं थोड़ा डिप्रेशन में चले गया कि यार ये तो क्या। फिर मैंने रियलाइज़ किया कि की इज़ नॉट टू कम्पीट विद माई सेल्फ। अपने साथ, दुनिया के साथ तो बंदा लड़ता है, तो अपने साथ भी लड़े कि मेरा एक बेबी इतना खूबसूरत क्यों है, दूसरा इतना क्यों नहीं है, भाई की तरह क्यों नहीं। अच्छा, तो जब आप ये पहले आपने वडेरे का बेटा बनाया, फिर उसके बाद साईं तो साईं आ गया। हमें थिएटर की ट्रेनिंग में ये बताया जाता है कि दुनिया की जो सबसे मौसर और सबसे खूबसूरत कहानी और सबसे बड़ी कहानी है वो आपकी अपनी है। बिल्कुल, जो आप अपने एनवायरनमेंट से, आप अपने बैकग्राउंड से और आप अपने घर से लेते हैं, और उसको अगर आप उसी तरह एग्जीक्यूट करते हैं जैसा आप करना चाहते हैं, तो वो डेफिनेटली अगर आपको पसंद आ रही है तो बाकियों को भी पसंद आएगी। तो ये जो आपने पहला जो काम किया वडेरे का बेटा और फिर साईं तो साईं, उसका मैं सीक्वल ही कहूँगा एक तरह से। उस वक्त ये फील हो रहा था कि मैं अपनी कहानी या मेरे एनवायरनमेंट से जो मैंने कशीद की है कहानी, वो पेश करूँगा और वो हिट होगी। ये जैसे आपने कहा कि अपना मजाक उड़ाना सबसे मुश्किल, बट सबसे मजाक नहीं, कहानी अपनी कहानी बताना। इन माई एक्सपीरियंस मजाक, क्योंकि मैं कमेडियन हूँ, सैटिरिस्ट हूँ, तो मैंने सोचा कि आई ग्रू अप लिसनिंग टू ये वाले जोक्स के पंजाबी है बड़ा तेज़ होगा, सिंधी है तो लेज़ी होगा और करप्ट होगा, पठान है तो अखरोट होगा और उसके जो दोस्त होंगे वो उसी के जेंडर के होंगे, जो भी। हाँ, तो ये जोक्स है ना, सुन के हम बड़े हुए। तो हमेशा लगता था कि ये जोक्स है ना बहुत ही कोई सही जगह से नहीं आ रहे, बहुत ही एक डिवीज़न से आ रहे हैं। एक प्रोपेगेंडा लगती थी कि पता नहीं लोगों को पता भी था कि ये प्रोपेगेंडा है या नहीं, पर कॉमेडी वाज बीइंग यूज्ड टू डिवाइड पीपल। एंड फिर मैं टीवी देखते थे कि जो अफ्रीकन अमेरिकन है वो अपने मसलों के बारे में, मतलब कुछ लफ्ज़ हैं जो वो बोल सकते हैं,
कोई और नहीं बोल सकता, क्योंकि उनका अपना कल्चर है, अपना कल्चर है तो वो अपना मजाक उड़ा सकते हैं। तो फिर मैंने रियलाइज़ किया कि मैं किस चीज़ को जानता हूँ। और मैं जानता था कि बीइंग फ्रॉम अ समवॉट वडेरा पॉलिटिकल फैमिली, मैंने देखे थे मेरे कज़न ऐसे थे। फिर कराची जिस स्कूल में पढ़ते थे तो बड़े वडेरा फैमिली एक हैं जिनसे बहुत सारे लोग डरते हैं, उनकी बेटियां पढ़ती थी, तो कोई भी उनकी बेटी को देख भी लेता था, थोड़ा आंख मार लेता था, तो छुट्टी टाइम पे पिटता था। तो छुट्टी टाइम पे पिटता था, हम चिप्स खाते थे, उसको देखते थे पिटते, तो हम कहते थे साईं तो साईं, साईं का कुत्ता भी साईं आ गया। अब वो तो फिर समझ गया कि ये एक चीज़ है हमारे कल्चर का जिसका मैं मजाक, तो वही वो चीज़ निकली थी कि अपना मजाक उड़ाते हैं। और उसके बाद भी ताड़ू माड़ू, हर कोई किस पॉइंट पे ताड़ू बन जाता है, हर कोई, जैसे हम बात कर रहे थे कि करप्शन का मौका मिले तो करप्ट बन जाता है, या वीआईपी। मैंने भी एक बार एक मिनिस्टर की गाड़ी चलाई थी, कैसा फील हुआ? ओ भाई पीछे मुझे, मैंने कहा भाई कुचल दो, ये क्यों रोक रहे हैं मुझे सिग्नल वाले गरीब लोग। अच्छा, ये इस तरह की चीज़ें हैं, ये आइडिया अलीगल पीर ही एग्जीक्यूट कर सकता है, मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं अंडर करंट्स नहीं जानता कि उसके पीछे जो चल रहे हैं, जो उसको मज़ेदार बना रहे हैं पूरे एक बैकग्राउंड के साथ। अच्छा अली, मेरे साथ एक और चीज़ है, ठीक है, मुझे याद है कि एक थोड़ा सा बैकलैश भी आया था जी। हाँ, जब स्पेशली वडेरे के बेटे के साईं तो साईं, इसके बाद के यार आप मतलब शुरू में मैं डरा था थोड़ा, क्योंकि उस वक्त तो मेरे पास गाड़ी भी नहीं होती थी। इट्स वेरी इजी टू किल समवन जिसके पास ट्रांसपोर्ट नहीं अपनी, क्योंकि वो बस के लिए वेट करेगा, उड़ा दूंगा। हाँ, तो मैं हंसता था। मैं शुरू में तो यकीन नहीं आता था कि एक छोटे 3 मिनट के गाने की वजह से इतने लोग अफेंड हो सकते हैं, क्योंकि मतलब सिंध में बड़ी पार्टियां हैं ये। सो फिर मुझे जब समझ आया तो मैंने रियलाइज़ किया हाँ, पाकिस्तान में अगर आप कोई भी लॉजिकल बात भी कहेंगे ना, तो दिल ऑलवेज भी कुछ हज़ार लोग, कोई ना कोई आ जाएगा, हाँ, कि ये गलत बात है। तो मैंने समझ गया कि अगर ये काम करना है तो इट्स फाइन, एंड इट्स गॉटन बेटर। अब वो सैटायर समझ गए 2012 में, हाथ में सफाई आ गई, हाथ में सफाई आ गई, या लोग समझ गए टॉलरेंस के, अच्छा ठीक है ये सैटायर होता है, तो इतनी वो इंटेंस पुशबैक नहीं आता जो पहले आता था। तो लिखते भी खुद ही? जी जी, सारे गाने खुद ही। मेन चीज़ मेरी है ही कि आई टेक प्राइड इन हिज राइटिंग, बिकॉज आई बिलीव आई कैन राइट वेल। बाकी आपकी नस्ल के जितने भी रैपर्स हैं या गीत सिंगर हैं, जी, वो अपने गाने खुद ही लिखते हैं 99%। एक अब कुछ साल पहले तक शायर लिखता था और वो गाते थे। तो ये जो एक्सपीरियंस है कि जी शायरी भी खुद ही करनी है, गाना भी खुद ही है, बजाय इसके कि एक बंदा है उससे आप कहें कि यार हम मेरे लिए लिख दे, तो ये तब्दीली क्यों आई है आपकी जनरेशन में? सर एक ज़माना था जब मैं अपनी काम की बात करूँगा, सैटायर या कॉमेडी की 50-50 एक लोग थे जो लिखते थे उस लेवल की कॉमेडी। उसके बाद मेरे ख्याल से हमने राइटिंग में फोकस ही नहीं दिया मीडिया में। हम बड़ा एक्टर आएगा फवाद खान, उसको एक सीन के 60,000 रुपये दे देंगे, वो 4 सीन करता है ड्रामे के, हम उसको 4 लाख 3 लाख रुपए दे देते हैं एक दिन के। एक राइटर को 15,000 मिलते हैं पूरा एपिसोड लिखने के लिए। सही। और हम कहते हैं गोल्ड देना, अच्छी राइटिंग देना भाई। अब वो 15,000 में एक स्क्रिप्ट कम से कम 15 पेज की तो होगी। अगर 1 मिनट एक पेज पे आप देते हैं तो 15-20 पेज तो होंगे। अब वो क्या लिखेगा उसमें? हमने ना अपनी एजुकेशन में हम एक्टर बनाना सिखा देते हैं। मैंने फिल्म मेकिंग पढ़ी है, फिल्म मेकिंग में मुझे कैमरा चलाने सिखाया, मुझे साउंड, मुझे एडिट सिखाया, मुझे किसी ने स्क्रिप्ट का कुछ नहीं सिखाया। मैक्सिमम ये बता दें स्क्रीन प्ले का फॉर्मेट ही होता है। सो हमने राइटिंग में फोकस ही नहीं किया, ना हमने एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में किया, ना हमने अपनी मीडिया इंडस्ट्री में राइटर की कदर की है। तो फिर हमने इस जनरेशन ने सोचा कि अगर मैं अपनी कहानी बता रहा हूँ तो मैं क्यों किसी को और को पे दूँ, खुद ही लिखूँ, खुद ही शूट करूँ, खुद ही एडिट करके खुद ही अपलोड। और शायद कहने का ढंग भी बदला, को बहुत ज़्यादा डायरेक्ट हो गए। दूसरा मुझे पता है स्टैंड अप कॉमेडी पाकिस्तान में और आजकल पूरी दुनिया में बहुत इन है, इंडिया में बहुत इस पे काम हो रहा है। इंडिया में तो पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट, हाँ इंस्ट्रूमेंट है। तो आपने जो है स्टैंड अप कॉमेडी का ख्याल कैसे आया, या यहाँ रिसेप्टिवनेस है? देखिए स्टैंड अप कॉमेडी शुरू हुई थी बार कल्चर, न्यूयॉर्क में शुरू हुई थी।
न्यूयॉर्क में क्या होता था कि जब लोग दारू पीते थे तो वीकेंड पे तो म्यूजिशियन आ जाता था, बड़ा स्टार। वीकडेज पे क्या करें, तो वो एक बंदे को माइक दे देते कि चले जा छोटू चाह के 2-3 चुटकुले सुना दे, तो लोग हंस लेंगे, वैसे भी आधे टुन है। तो यहाँ इंडिया में भी वही है, इंडिया में भी बार कल्चर बहुत हैवी है, पाकिस्तान में बार कल्चर नहीं। तो आपके पास वो है ही नहीं सेटअप, कैफ़े या बार्स ऐसी जगह जहाँ पे साइड पे स्टेज लगाओ और चेयर्स पड़ी हो, और जहाँ है वहाँ पे लोग अब एक बताएं, मैं कॉमेडी जोक सुना रहा हूँ, एक बंदा बिरयानी खा रहा है रायते समेत, वो क्या मुझे देखेगा? सेम इज विद म्यूजिक। हाँ, but sir, music demands attention because the music is so loud and high in energy. It's still bad. जैसे I know many musicians जो छोड़ के चले गए हैं क्योंकि उन्होंने खाना लगा दिया और म्यूजिक स्टार्ट कर दिया। So it is disrespect of art anyway. But comedy तो आप जितने भी कॉमेडी क्लब्स में गए होंगे दुनिया भर में, कंसंट्रेशन चाहिए। बहुत छोटी जगह होती है, सब यूँ बैठे होते हैं और डार्क होता है और सिर्फ सामने लाइट होती है और मैक्सिमम ड्रिंक्स आपको मिलेंगी। और एक्सपेक्टेशन ये होती है कि ये ऐसा कोई मज़े की बात करेगा कि बस जो है, तो ये फिर आपने पाकिस्तान में ये भी रिस्ट्रिक्शन डाल दी कि रिलीजन या टेररिज्म या आर्मी या 10 चीज़ें इन पे बात नहीं कर सकते, तो अब तो वो बंदा रह जाता है। अच्छा अली, आपकी जो परफॉर्मेंसेज रही हैं इब्तिदाई, वो जाहिर है कि आप कैमरे के सामने थे, आपके सामने लाइव ऑडियंस नहीं थी। तो जब आप स्टैंड अप की बात करते हैं तो आपको टेंशन तो नहीं होती जब आपके सामने लोग होते हैं, जैसे कि आपने कोई जोक मारा वहाँ पे और आपका ख्याल है कि बड़ा हिट हो गया और पूरा ऑडियंस खामोश है, ऐसा होता है आपके साथ कभी? फिर मैं अपना मजाक उड़ाता हूँ उसी का कि मैं ये सोचा था ये तो बहुत अच्छा चलेगा पर नहीं चला, शायद मैं फारे हूँ। इट्स अ रिस्की बिजनेस। इट्स अ रिस्की बिजनेस बट माय बैकग्राउंड इज थिएटर। मैंने तो पहले आपको आइडिया है कि कैसे खेलना है। मैंने जब बैचलर्स फिल्म किया था तो आई वाज पार्ट ऑफ द पाकिस्तान फर्स्ट एवर उर्दू इम्प्रोव ग्रुप, जो आप हुज दैट इज एनीवे या साद ने जो ब्लैक फिश में किया था इंग्लिश में, वो हम उर्दू में करते थे। तो हम लाइट ऑन है हमारा ग्रुप का नाम था और हमने वो किया था। तो थिएटर में मेरा है, मैंने MQM का एक शो किया है बहुत पहले 2000 मतलब नहीं MQM का जिसमें पीछे भाई की पे करते तो आज यहाँ हम क्या गुफ्तगू पता नहीं कर रहे होते। नहीं वो तो वो तो पीछे भाई की तस्वीर है और हमारी एक गेम होती है वर्ल्ड्स वर्स्ट थिंग टू से। तो वो होता है कि वर्ल्ड्स वर्स्ट थिंग टू से एट अ पॉलिटिकल जलसा, वर्ल्ड्स वर्स्ट थिंग टू से। तो उसमें आ गया पॉलिटिकल जलसा। तो शुरू में कोई हंस रहा नहीं था क्योंकि वो सब डिसिप्लिन में थे। तो फिर मैंने वर्ल्ड्स वर्स्ट पॉलिटिकल जलसा आया ना, तो मैंने बस आके ये बोला कि इमरान खान क्या समझता है अपने आप को, भाई भाई हैं और ये वो। तो भाई ऐसे तालियां बजी, जी भाई 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 भाई। तो अच्छा ये भी सरप्राइज है, हमें पता नहीं था ये MQM का शो है, हमें किसी ने बुक किया पहली बार। हाँ, इसीलिए चले गए थे आप। 5,000 रुपये देंगे, हम पहुंच गए। हमने कहा सिटी गवर्नमेंट का शो है, सिटी गवर्नमेंट। तो शुगर करे बोरी में वापस। हाँ ये नहीं बोरी नहीं, अगर बोर्ड करते तो फिर बोर्ड बड़ा हमने बोर्ड मानी, खाली बोड़ी नहीं बोड़ी। अच्छा एक बात बताएं आप, जब आपके जो पहले 1-2 आइटम हिट हो गए, उसके बाद आपका क्या ख्याल था कि यार अब तो लाइफ सेट हो जाएगी, अब सारी कॉरपोरेशंस और बिजनेसमैन आएंगे और मेरे ऊपर पैसे फेंकेंगे? क्या ऐसे ही होता है? मतलब इसकी रियलिटी क्या है? रियलिटी ये होती है कि मेरे पहले 2 गानों के बाद भी मैं HSY की पार्टी में रिक्शे में जाता था, क्योंकि एज एन आर्टिस्ट आप ये तो आपका बड़ापन है। नहीं मजबूरी बड़ापन होता तो अभी भी मैं बस में आया। बड़ापन तब था जब बस में जाते थे, तो खैर तो यहाँ पर अच्छा यार, नहीं यार मैं सिट डाउन कर रहा हूँ। बेहतर है। तो इसलिए ना पाकिस्तान में आप भले 15 साल आर्टिस्ट बन गए, स्टैब्लिश्ड हैं, अनलेस योर आतिफ असलम जो एक शो के 40-50 लाख चार्ज कर रहे हैं, और वो 4-5 आर्टिस्ट हैं पाकिस्तान में, राहत वाले, ये 5-6 आप गिन लेंगे। इनके अलावा हर कोई बड़े से बड़े शाही सईद, वाइटल साइंस वाले, वो अभी भी लगे होंगे स्ट्रगल, अपने जिंगल्स बना रहे हैं,
कुछ ना कुछ। उनसे ज़्यादा शाही सैयद कमा लिया। मैं बिल्कुल मतलब अपने रिश्ता आंटी मोड में हूँ। अच्छा, हाँ, तो मतलब तुम कमाते कहाँ से हो? मैं कमाता मतलब एक YouTube फॉर एग्जांपल, YouTube से कोई कैसे कितने पैसे बनते हैं? YouTube से आप अगर अगेन वही बात है कि अगर आप नादिर P4 पकाओ, एक बंदा है जो प्रैंक्स करता है, ही इज़ द हाईएस्ट पेड गाय इन पाकिस्तान, वो कमा लेता होगा 6-7 लाख रुपए और इवन मोर। बट पाकिस्तान से एवरेज यूट्यूबर 60-70 हज़ार 80 हज़ार महीने के कमा लेता है, जिससे आपकी कॉस्ट ही नहीं निकल सकती वीडियोस की। तो आप करते हैं मंजन बेचना, तो एक कैंडी ले लें, बहुत अच्छी है, फिल्म की डिग्री है तो वो मैं प्रोड्यूस भी कमर्शियल ख़ुद कर लेता हूँ, गाना बना लेता हूँ जो किसी कैंडी के लिए, कोई डिलीवरी कंपनी के लिए, जो भी। तो ये दिस इज़ माई मेन ब्रेड एंड बटर। हाँ, फिर छोटे छोटे कॉर्पोरेट शोज़ आ गए, कोई कंपनी है जिसका सेल्स कॉन्फ्रेंस है, वो चाह रहे हैं कि आप आके गाना करें, कोई कॉमेडी कर लें। तो ये पर ये वही है कि अब जैसे रमज़ान गुजरा है तो रमज़ान में मैंने ज़ीरो कमाया। अच्छा अली, अब ज़ाहिर है आपके साथ ये मसला होता होगा और तमाम जो पाकिस्तान में सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनके साथ ये मसला होता है। सिर्फ ये नहीं कि कोई कॉल करता है कि मैं तुम्हें डाल दूंगा, मार डालूंगा मैं तुम्हें, कि जिस प्लेटफॉर्म पर हम कंटेंट बना रहे हैं, क्या कल वो प्लेटफॉर्म बैन तो नहीं हो जाएगा अगर कोई जज साहब या कोई वज़ीर साहब देख लें और कहें कि यार तौबा तौबा, ये कौन इस प्लेटफॉर्म की वजह से हमारे नौजवानों को गुमराह किया जा रहा है। और इनफैक्ट आपके साथ ऐसा हुआ भी था जब YouTube बैन हुई थी और फिर आपने एक मुहिम भी चलाई थी बैन खोलने के लिए, जिसका मैं नाम यहाँ पर शायद नहीं ले सकता। ये डेंजर है, पर आई मीन मैं इसके बारे में इतना सोचता नहीं हूँ, क्योंकि कर नहीं सकते कुछ कर नहीं सकते। और फिर इतने सारे वेरिएबल्स हैं एज एन आर्टिस्ट पाकिस्तान में रह के कि आपको पता नहीं है कि कभी, जैसे मैंने एक गाना मैंने किया था देमार 4.5, ओ भाई कॉले ये वो हमें पता है कहाँ रहते, फिर मैं गांव चले गया 1 महीने के लिए। सही है। इंडिया में स्टैंड अप कॉमेडी का आपने जिक्र किया, इंडिया हो जाए या बाहर हो जाए, वहाँ बहुत ओपन हैं चीज़ें, मतलब आप गालियाँ दे देते हैं। अब अक्सर ये होता है इंडिया की, तो अक्सर वीडियोस में ये है कि 2-4 गालियाँ डाल दो तो वो व्यूज़ जो आ जाएंगे, तो यहाँ पर वो एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है अभी तक। अच्छा, मैं आपको एक सरप्राइजिंग बात बताऊं कि कराची और लाहौर में 1-2 जगह ओपन माइक्स ऐसी स्टार्ट हो गई हैं अभी से, जहाँ पे डर्टी कॉमेडी होती है। वो आपको शुरू से बता देते हैं कि भाई ये अडल्ट नाइट है आज, उसमें आप जाएंगे तो आपको ऐसी ऐसी कॉमेडी सुनने में मिलेगी कि आप बोलेंगे कि आपको खुद आप शॉक हो जाएंगे। AIB हाँ, इसी लेवल की सर, उससे भी ज़्यादा। अच्छा, वो तो है। बट बात ये, जब ऑब्वियसली अब एक बंदा है जो शो कर रहा है जिसके 150 लोग आ रहे हैं, 150 लोग में से 60% वेन्यू रख रहा है, अब वो 40% में कितना कमाएगा? जब तक कॉमेडी से लोग पैसा नहीं कमाएंगे वो कॉमेडी फ्लरिश नहीं करेगी। हैं बहुत स्टैंड अप कॉमेडी इन कराची अलोन, मैं पर्सनली जानता हूँ 80 से 90 कॉमेडियंस को जो ये करते हैं, पर उनका साइड हसल है, सुबह को एक 9 to 5 जॉब और रात को स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं डिफरेंट जगहों पे 5-6 हज़ार रुपये के लिए। सोशल इश्यूज़ का जो थ्रेड है वो कॉमन है आपके सारे काम में, आपके गीत हैं या जो स्टैंड अप जो सिलसिले हैं उसमें। अच्छा, उसमें एक थीम है कि औरत, कि जी औरत के एक्सपेंस पे आप, एक तो कॉमेडी नहीं होनी चाहिए, हालांकि औरत जो है वो सेंटर पीस है। दूसरे जो हैरेसमेंट है, जैसे बस स्टॉप वाली वीडियो है, मेहरबानों वाली, वो है। इसके अलावा डोमेस्टिक वायलेंस पे जो आपने काम किया। अच्छा, ये आपने ज़ाहिर है कि अपने तौर पे सोचा कि ये काम होना चाहिए। इम्पैक्ट किन किन शक्लों में होता है और आता है, अगर आता है? मैं इन चीज़ों पे इसलिए फोकस करता हूँ क्योंकि मैं एक डिवोर्स फैमिली का बच्चा हूँ जो एक सिंगल मॉम के साथ कराची जैसी बहुत ही बड़ी सिटी, मेजर सिटी में रहा है। तो मैं अम्मी के साथ बस में भी जाता तो आई वुड सी कि अम्मी को लोग ताड़े हैं, पर मैं तो अब 10 साल का बच्चा हूँ तो मैं क्या लड़ूंगा। तो वो अग्रेशन थी, तो वो निकली ताड़ू माड़ू में।
सो ऑल दीज थिंग्स आई हैव एक्सपीरियंस माई सेल्फ। इम्पैक्ट इन चीज़ों का क्या होता है, कभी कभी आप देखते हैं कि जैसे एक गाना मैंने निकाला सॉरी, सॉरी गाना था, एक डिवोर्स फैमिली बच्चा क्या फील करता है, क्योंकि जब भी डिवोर्स होती है बच्चा ये फील करता है कि मेरी वजह से ये हुआ है। तो वो जब मैंने गाना रिलीज़ किया तो कम से कम मुझे इंस्टाग्राम में सिर्फ कम से कम 350-400 मुझे मैसेज आए औरतों के, ज़्यादातर जो अब्यूसिव रिलेशनशिप में उनके बच्चे हैं, वो पता नहीं किससे बात करें कि हमें जाना है, जाएंगी भी तो कहाँ जाएंगी। कुछ ऐसी लेडीज़ थी जो पढ़ी लिखी, काम भी कर रही हैं, पैसा भी है, पर वो इतनी मेंटली उनको बताया गया है कि बेटा अब यहाँ से तो तुम्हारा जनाजा निकलेगा। सही। तो वो मेंटली इंस्लेव्ड हो गई हैं ऑफ दिस रिलेशनशिप के भाई जो भी आ गई है मुझे मार रहा भी है तो मुझे नहीं निकाल। सो वो डायलॉग जब स्टार्ट होता है तो एटलीस्ट ये बातें खुल के आएंगी, जब तक हम एक दूसरे से बात नहीं करेंगे तो वो सोल्यूशन नहीं आएगा। तो ये इम्पैक्ट अच्छी बात है। दूसरे साइड ऑफ द कॉइन है कि मैंने एक गाना किया अभी रिसेंटली, तेरा जिस्म मेरी मर्जी। उस गाने पे मुझे इतना 90% मर्द हजरात जो मुझे फॉलो करते हैं गालियाँ, क्योंकि उनको लगता है कि मैं कोई उनको बोल रहा हूँ कि नहीं औरतें तो यहाँ पे बस अब छोटे छोटे कपड़े पहन के जो भी करें वो कर सकती हैं। डिफॉल्ट यही है। हाँ, डिफॉल्ट एक्सट्रीम हो गया। मैं ये बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि एक औरत है, उसको अगर अपनी मर्जी है वो जो करना चाहे, बेसिक थिंग है जो सबको होनी चाहिए एज अ ह्यूमन बीइंग, बेसिक ह्यूमन राइट है। बट टू सी दैट रिएक्शन आई वाज सरप्राइज, क्योंकि मुझे लगा था कि चीज़ें शायद बेहतर हो रही हैं। अच्छा अली, ये जो सोशल मीडिया वाले वीडियोस हैं और आप जो बनाते हैं, आई मीन एक तो समझ गया कि आपके लिए एक आउटलेट है, ठीक है, क्रिएटिव आउटलेट है। दूसरा एक किस्म का इश्तिहार है, आपके एक एडवर्टीजमेंट है कि यार मैं ये कर सकता हूँ। ये हाल में ही, और ये भी आपने अपने ट्विटर अकाउंट पर ही पोस्ट किया था, आपका एक एक्सीडेंट हुआ था और आपकी टांग टूट गई थी। अभी भी आप सोटी के साथ आए हैं यहाँ पर। ये आपके लिए कितना मुश्किल था? क्योंकि मेरा ख्याल है कि शायद ये जो आप जो रिस्ट्रिक्ट हो गए थे इसकी वजह से भी आपने एक नए किस्म की वीडियोस बनाना शुरू किया, जैसे ये जरदारी साहब वाला कि ऐसा दिल ही नहीं है कि टूटे, और फिर वो शेख रशीद वाला एक्सप्रेस ट्रेन वेट्स फॉर नोबडी, और वो वाला मेरा जो फेवरेट है वो जो दूरबीन से देख रहे हैं बिलावल नहीं आया, हा 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 हा। तो ये इस एक्सीडेंट को लेकर आपने इससे साथ भी क्रिएटिविटी जोड़ दी? नहीं, ये स्टार्ट हुआ एक्चुअली कोविड टाइम से। कोविड टाइम जब शुरू स्टार्ट हुए तो घर से निकल नहीं पा रहे थे। अब शूटिंग के लिए आपको 4 लोग चाहिए होते हैं, साउंड वाले, फिर कैमरा वाले। तो मैंने सोचा अच्छा ये सब तो नहीं कर सकता। बेसिक लाइट्स थी, लाइट लगाई, फ़ोन अपना रखा, और मैंने एक सोचा कि यार ये कितना फ़नी होगा अगर पॉलिटिशियंस जो अपसर्ड चीज़ें बोलती हैं, जैसे हमारी जो फिरदौस आशिक वाहन है, उन्होंने बोला था कि मास्क पहनेंगे तो कहीं और से वायरस चले जाता है। तो ऐसी चीज़ें मैं देखता था, मैं कहता था यार जिस मुल्क के हेल्थ मिनिस्टर यास्मीन साहिबा, डॉक्टर साहिबा कह रही हैं कि वैक्सीन अपने रिस्क पे लगवाना भाई, हम कोई और ऑलरेडी आपके मसले हैं, पोलियो ख़त्म नहीं हो पा रहा उसकी वजह से, प्रोपेगेंडा की वजह से। सो मैंने कहा ये तो हाईलाइट करना चाहिए। तो मैं बस छोटी छोटी वीडियोस बनाता गया और वो अच्छी होती गई। फिर मेरी साइकिल एक्सीडेंट में टांग टूट गई, फिर तो और कोविड लॉकडाउन किया, मैं तो बेड डाउन हो गया। अब मैं बिस्तर में बैठा हूँ, तो फिर मैं बिस्तर से बिल्कुल, फिर मैं डिप्रेशन, फिर मैंने सोचा ये बिस्तर पे बनाने, फिर मैं बिस्तर से बनाने शुरू हो गया। एंड माशाल्लाह इट्स बिन ग्रेट, इट्स अनदर आउटलेट। एंड और वही मैं आपको बात बता रहा था, आर्टिस्ट को यहाँ पे 8-10 कैपें पहननी पड़ती हैं। तो मैंने कहा चलो गाना बनाने में महीना 1.5-2 महीना कम से कम तो लगता है, तो उसके बीच में ये वीडियोस भी चले। तो हम नया क्या बना रहे हैं? बार बार अपने आप को थोड़ा रीइन्वेंट भी करना पड़ता है, नहीं तो बंदा खुद भी सुस्त हो जाता है, थक जाता है। बिल्कुल, क्योंकि आप वहाँ पे तो एक स्टार होगा तो उसके पीछे PR के लिए एक बंदी होगी या मैनेजर होगा, फिर रोड मैनेजर, यहाँ पे सब हम कर रहे हैं। PR की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका काम आता गया और उसके बारे में लोग लिखते गए और या ब्लॉग्स में आता रहा, तो सो इंटरनेट की दुनिया, पीपल विल फॉरगेट यू। एक 2-3 महीने आप कुछ नहीं डालें,
आपको ब्रांड्स की कॉलें भी नहीं आएंगी, आपको लोग भी कमेंट वॉमेंट नहीं करेंगे, सो यू हैव टू कीप प्रोड्यूसिंग। तो अब नया एक गाना बना रहे हैं आप जी, हिंदी में? मैं नया गाना बना रहा हूँ जो मेरा पहला सिंधी लैंग्वेज में गाना होगा। मैंने कभी ट्राई नहीं किया, तो उसमें अब गाना डन है, वीडियो हम शूट करने जा रहे हैं मेरे गांव दादू। गर्मियाँ स्टार्ट हों उससे पहले हम कोशिश करेंगे जल्दी चले जाएं। तो वो स्टोरी है, बेसिकली 2 फार्मर्स हैं और वो अपना मीडियोकर काम जो फार्मिंग का होता है वो कर रहे हैं, और वो सोचते हैं कि यार अगर हम करप्शन कर सकते तो हम कैसे करते हैं। तो एक पर्सपेक्टिव पाकिस्तानी की ख्वाब है, बिल्कुल, तो एक पर्सपेक्टिव है कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन के करप्शन करेगा, और एक का है कि वो अगर मैं पॉलिटिक्स में आके मैं कैसे करता। तो वो कह रहे हैं कि मैं लंदन में अपना गांव शिफ्ट कर लूँ, गोरियों से फार्मिंग कराऊंगा, वो मतलब अजीब जो फैंटेसी होती है। फिर थोड़े बेसिक भी हैं कि मतलब जरदारी साहब के साथ पार्टी कर लूँगा, मैं सोने का कमोड बना दूंगा। का किरदार कौन प्ले कर रहा है वीडियो में? I'm sorry, मैं वहीं हम गांव से वहाँ बाहर से लेके आ रहे हैं, गांव से लेकर आ रहे हैं। पूरा अपने गाना इसलिए तो नहीं लिखा था शायद। Anyway, अच्छा ये जो आपके जो अब क्योंकि ये क्वाज़ी पॉलिटिकल है, जी ये जो आपकी जो ये मैं इस गाने की बात नहीं कर रहा, आपकी मैं जो शॉर्ट वीडियोस की बात कर रहा हूँ। अच्छा, जहाँ तक सियासत में ना जीरो टॉलरेंस होती है फॉलोअर्स की। जैसे आपका इनिशियल जो एक नेगेटिव रिएक्शन आया था कि मैं काट-वाट दूंगा ये वो, इसमें कभी आए मतलब कमेंट्स में या कुछ, या लोग अब समझ गए हैं कि यार नहीं मतलब ऐसे कोई वन साइडेड चीज़ नहीं है? नहीं, इसमें बस ये आया था कि मैं नाम नहीं ले सकता, पर एक पार्टी ने बोला फ़ोन करके कि दूसरी पार्टी पे वीडियो बनाए। मैं कहा ना, मैंने नोट रखा नहीं यार, यही तो मौका होता है सर, फिर भाई का भी कुछ ख्याल रखें, मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। तो ये होता है कि पहली बार हुआ ये कि किसी ने बोला कि नहीं ये नहीं बोला कि हम ऑफेंड हुए, ये बात नहीं हुई। बात ये कि उसको नीचे गिराओ। तो फिर मेरा यही था कि देखिए नेचुरली अगर किसी की वीडियो फ़नी आती है मैं बनाता हूँ, ऐसे मैं नहीं बना सकता, क्योंकि मुझे पता था कि इन चीज़ों का रिकॉर्ड भी रखा जा सकता है, मनी ट्रेल भी हो सकता है कि मैंने पैसे लिए थे, और फिर कल जाके वो चीज़ एक्सप्लॉइट भी हो सकती है कि इस बंदा तो ये तो बिकाऊ कॉमेडियन है, व्हाटएवर। वैसे इन कामों में ना आपको किसी के थ्रू कैश जाना पड़ता है, तो अच्छा मुझे आती नहीं है ना करप्शन। बाद में बात करते हैं। अच्छा, किस चीज़ पर अभी भी बात करने से डर लगता है? मैं वो चीज़ें बताता हूँ जिस पे थोड़ा अब डर नहीं लगता, ये कर लेते हैं। बाकी आप खुद समझ लें। हाँ, अब जैसे पहले जब नई टेररिज्म की लहर शुरू हुई थी तो टेररिस्ट का भी मजाक उड़ाने में डर लगता था। अब ये कि अब वो इतना नहीं लगता मुझे पर्सनली। आई फील लाइक अगर मैं कोई जोक मारता हूँ तो मैं कभी कभी कोशिश करता हूँ कि मैं एहसानुल्लाह एहसन को टैग भी कर लूँ। ये ना किया कर। हाँ, ये है? आपका टैग करने में प्रॉब्लम नहीं है, अगर उसने टैग कर लिया तो प्रॉब्लम है। अच्छा, वो लंबी कहानी है, वो बात। और आई फील लाइक अब मैं थोड़े बहुत टंग इन चीक आर्मी जोक्स भी कर लेता हूँ। आई डोंट नो अब वो करने चाहिए नहीं, पर आई फील लाइक अगर आप ब्रॉडर चीज़ का मजाक उड़ाएं तो इट्स नॉट दैट बैड। अपेरेंटली आप पॉप स्टार्स का मजाक नहीं उड़ा सकते आप, क्योंकि वो डेफेमेशन केस कर लेते हैं। ये तो आपको उनसे ये तो हुआ है तुम्हारे साथ, इस पे हम मजीद बात नहीं करेंगे, कोई और ना केस हो जाए। तो वो एक चीज़ है कि आई फील के अब साइबर क्राइम बिल, एक जो बिल है वो काफ़ी डार्कोनियन बिल है, उसमें बहुत कंट्रोल करने की हम स्टेट कोशिश कर रही है, और वो हमारा बहुत बड़ा डाउनफॉल होगा मुझे लगता है, फॉर आर्ट एनीवेयर, नॉट जस्ट आर्ट दैट इज़ रेजिस्टेंस इन नेचर बट एवरीथिंग एल्स। आई फील क्योंकि अब कोई भी पावरफुल है, कोई भी जैसे बांग्लादेश और इंडिया में अब होता है। बिल्कुल, तो मुनव्वर फारूकी को भी अंदर कर दिया, लेकिन वो चले कौन केस है, लेकिन बिल्कुल वो ऐसा है कि जब उसको इस्तेमाल करना चाहें
कर सकते हैं। वैसे 1000 खून माफ। हाँ हाँ बिल्कुल, जो लोग बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें कर रहे हैं वो तो गए। मैं हर 2-3 हफ्ते कत्ल के ट्रेंड्स चला रहे होते हैं कि इसको कत्ल कर दो, उनको कोई हाथ नहीं लगाएगा। आपने थोड़ा सा मजाक कर दिया तो बस गए काम से। बिल्कुल, तो मजाक कत्ल से ज़्यादा पनिशेबल है। इसी बात के ऊपर हम खत्म करते हैं, लेकिन ये हमारा कस्टमरी एक वो होता है कि हमारे जो ईद के शोज़ के गेस्ट होते हैं वो हमारे लिए शो क्लोज करते हैं। और हमारे तीनों के ऊपर भी एक तंज के साथ कर दें तो बहुत मजा आएगा। नो प्रेशर प्लीज आप कैमरे की तरफ देखें और हमारे बारे में कोई बात करते हैं यार, और तंजिया मतलब और मतलब आला हो यार। पहली बार सुनना फरमाइश पे तंज कैसे। ओके, तो शो को एंड करते हैं। ये इस ईद शो के जितने भी शोज़ हैं उनमें से आपका मतलब सबसे फेवरेट शो ही होगा, क्योंकि इसमें मैं था और 3 अपकमिंग जर्नलिस्ट हैं जिनको आपको देखना चाहिए, बिकॉज दे आर डूइंग रियली गुड जॉब एंड होपफुली आगे जाके ये और बेहतर होंगे। सो कीप वॉचिंग ज़रा हट के। अपकमिंग का मजा आ गया। अपकमिंग का मजा आ गया। जनरेशन मैंने आपको यंग कर दिया ना। हाँ हाँ